चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। कल 1857 के रिवोल्ट के बारे में हमने सुना था और आज उसको मॉडर्न इंडिया से पूरा कर लेते हैं। कुछ कारण बताए थे 1857 के रिवोल्ट के, अलग अलग कैटेगरी, जिनमें पहला कारण था आर्थिक, फाइनेंशियल फैक्टर। आर्थिक कारण में क्या आया था? लोग दुखी थे। आर्थिक कारण में कौन परेशान होती है? आम जनता। चीज़ें सही ना हो, पॉलिसी ठीक ना हो, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, लोग दुखी होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। दूसरा था राजा परेशान थे, राजनीतिक। राजनीतिक कारण में दो नीतियाँ, एक हड़प की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एक सहायक संधि। हड़प की नीति अगर बचपन में सुनी हो तुमने, इन दोनों को खैर मैं अभी आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगी। इनके नाम आपको दिखाते हैं कि बहुत कुछ अलग करके गई। जैसे हड़प की नीति थी, लॉर्ड डलहौजी ने इंडियन लोगों के दिमाग का जो एक फितूर भरा हुआ था दिमाग में कि भैया बेटा ही हमारे लिए सब कुछ है, उसका ही हमारे ऊपर ही मिसयूज़ किया। डलहौजी के अपने देश में बेटा बेटी बराबर थे, लेकिन आपके देश में उसने पॉलिसी बनाई कि जिस राजा का स्वयं का बेटा नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी BEIC की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब मान लो किसी का अपना बेटा नहीं है, बेटी है, तो बेटी को ये हक नहीं देंगे। इन्होंने हमसे ही तो सीखा कि बेटियां हक की हकदार नहीं है संपत्ति की। अगर राजा की मौत हो गई है और खुद का बेटा नहीं है, अब कई राजा थे अपने भाई का बेटा ले लिया, भाई भतीजे को भी बेटे का ही बराबरी मान लेते हैं, लेकिन इन्होंने पॉलिसी में कहा कि कोई भी उत्तराधिकारी अगर वो गोद लिया गया है तो वो भी राजा की संतान नहीं माना जाएगा। यानी सीधी बात है कि जिसका अपना बेटा नहीं है उसकी सारी प्रॉपर्टी अंग्रेजों की प्रॉपर्टी बना ली। किस नीति के तहत? हड़प की नीति। ये डलहौजी ने किया था काम। सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस इसको बोलते हैं। इसमें राजा ने एक पॉलिसी, हमारे लिए अंग्रेजों ने एक पॉलिसी बनाई कि जो इंडियन राजा है उसको हेल्प करेंगे हम। और हेल्प किस तरह की? सैनिक, कि भाई हमारे पास फौज है, इंडियन राजा छुटपुट छुटपुट थे, हम ढेर बटे हुए, आपकी मदद कर देंगे, हम आपको सेना की सहायता देंगे, लेकिन बदले में आपको हमारी सेना का रहने खाने पीने का सारा खर्चा देना पड़ेगा। अब सोचो, साल 2 साल 10 साल में राजा को कभी एक बार सेना चाह गई, उसके बदले वो 10 साल इनकी सेना को खिलाए पिलाए मेंटेन करे। यानी सारा पैसा जो खर्च करे वो आपका इंडियन राजा, और जो सेना पलेगी वो किसकी पलेगी? BEIC ने जिस दिन कह दिया इस राजा को मारो तो सेना उस राजा को ही मारेगी जिसका खा रही है, क्योंकि असलियत में वो सेना किसकी सेना है? BEIC। दोनों तरह से हमारा ही नुकसान है। तो ये दो नीतियां, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति और एक सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि, इन दोनों ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया, हमारे राजाओं का। इसी को हम राजनीतिक कारण में थोड़ा एक तरीके से नाम से पढ़ लेते हैं। और क्या कारण था? सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या था? इनकी सैलरी बहुत कम थी, इनकी इज्जत कम थी, इनको समुद्र क्रॉस करके जाना पड़ता था, और वो जातीय चिन्ह माथे पे और कानों में बालियां पहनने नहीं देते थे, तो बड़ी दिक्कतें थी हमारे सैनिकों को। इसके अलावा क्या था? कौन परेशान थे? किसान। इन लोगों की नीतियों के चलते इनका टैक्सेशन सिस्टम इतना टफ था, वो जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जिसने बेचारे हमारे किसानों को बर्बाद कर दिया। हमारे जो किसान थे इनकी ज़मीनें बर्बाद हो गई, और फिर सूखा और बाढ़ और इस तरह की दिक्कतों से बचाने वाला कोई था ही नहीं। इसके अलावा क्या दिक्कत थी? ये 4 ही मेन पढ़े थे शायद, सेना पढ़ लिया था ना। एक सबसे बड़ी दिक्कत थी जिसको हम कहते हैं तात्कालिक कारण, वो इंस्टेंट एक कारण, जिस कारण से ये सब हुआ। आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा, चर्बी लगे कारतूस। इस जमाने में अंग्रेजों ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड राइफल कोई नई तरह की राइफल थी जिसमें चर्बी लगे कारतूस, कारतूस को भरने से पहले उसको उसके जो था मुंह से छीलना पड़ता था उसके खोल को, और ये फेमस हो गया कि भैया इसमें या तो गाय की चर्बी है या सूअर की चर्बी है। अब गाय और सूअर आप जानते हैं हिंदू मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है, तो ये बात बहुत जल्दी आग की तरह फैल गई कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। पहले ये लोग कहीं अपने ईसाई मिशनरीज पादरियों को भेज रहे थे, कहीं हमें वैसे दुखी कर रहे थे। ये तात्कालिक कारण बना कि गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस, बहुत जल्दी फैल गई बात, और सेना के पास हथियार थे ही। तो सेना में सबसे पहले ये जो प्लानिंग हुई थी ना, ये प्लानिंग तो की गई थी मई लास्ट की, कि हम मई के लास्ट में सब मिलके क्रांति करेंगे। पर कुछ लोग थोड़े से ज़्यादा उतावले थे, वो इस बात को सहन नहीं कर पाए, जिनमें मंगल पांडे का नाम आप सबने बचपन में खूब सुना होगा। आमिर खान की एक मूवी भी इसके ऊपर बेस्ड थी, बायोपिक। मंगल पांडे ने इसी महीने में, मार्च में, काम करना था मई में, उसने मार्च में 2 अंग्रेज अधिकारियों का मर्डर कर दिया खुलेआम, ये कह के कि भाई तुम लोग गलत काम कर रहे हो। उनका मर्डर करने के बाद मंगल पांडे ने खुद को भी गोली मार ली, क्योंकि इसको पता था कि अंग्रेज इसके साथ इल ट्रीटमेंट करेंगे। अंग्रेजों ने इसको गोली लगने के बाद डॉक्टर्स लगा के इसको बचवाया कि इसको जिंदा रखो, इसका एग्जाम्पल देना है, हमें इसको ऐसी मौत देंगे कि बाकी सबके मन में डर बैठे। और फिर जब ये बच गया, डॉक्टर्स ने इसको बचा लिया, फिर अप्रैल में इसको सरेआम सबके सामने फांसी दी गई ताकि बाकी लोगों के मन में डर बैठ जाए। तो मार्च अप्रैल में ये बैरकपुर छावनी थी कलकत्ता के पास, यहाँ की घटनाएं हैं। लेकिन तब तक बातें मन में इतनी बैठ चुकी थी कि लोगों के मन से फांसी का डर भी हट गया, और जो उन लोगों को करना था वो लगातार करते गए। एक मैसेंजर के तौर पे, तब कोई फोन और ये तो थे नहीं, सोशल साइट्स, मैसेंजर के लिए सबसे अच्छा इस्तेमाल किया गया उस टाइम में घूमने वाले सन्यासियों का। ये मैसेंजर थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते। आज भी आप देखो सन्यासी और इनकी कोई चेकिंग वेकिंग नहीं करता। ये सन्यासी 2 चीज लेके चलते थे, एक कमल का फूल
और एक रोटी, ये सिंबल थे उस जमाने में। रोटी और कमल का फूल मतलब मैसेज दिया जा रहा है एक गांव से दूसरे गांव कि हम क्रांति के लिए तैयार हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, और अगर तुम तैयार हो तो रोटी और कमल का फूल अगले गांव पहुंचा दो। जिस दिन ये घूम के वापस उसी गांव में आएगा, इसका मतलब सबकी तैयारी पूरी है। तो रोटी और कमल का फूल ये दो सिंबल के रूप में यूज किए गए थे, और इनको लेके घूमने वाले लोग थे सन्यासी। धीरे 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 ये बात फैलने लगी, पर एक प्रॉब्लम ये थी कि मान लो ये सन्यासी कभी अप्रैल में गांव में है, दूसरा सन्यासी कवर करते करते मई आ गया, फिर वो आगे जाएगा जून आ गया, एक दिन एक साथ कब क्या करना है ये प्लानिंग हमारी कामयाब नहीं हो पाई। और इसी चक्कर में हमें शुरुआत इसकी करनी थी अंबाला से। लेकिन अंबाला में एक सैनिक था श्याम सिंह, उसने शराब पी रात में और जाके अंग्रेजों की, जहां अंग्रेज रहते थे ना अंबाला कैंट में, यहीं जाके उनके सामने गाली गलौज करके बोला तुम्हें कल देखेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो उन्होंने सोचा कल क्या करेंगे, उनको पता चल गया ये कल कुछ करेंगे। अगले दिन वो लोग अपने चर्च में नहीं गए, वो 10 बजे रोज चर्च में जाते थे। और हमारे सैनिकों का प्लान था कि जैसे ही ये चर्च में जाएंगे तो हम तुरंत एकदम जहाँ हथियार रखें, क्योंकि सैनिकों को तो हर चीज़ पता होती है अंदरूनी, वहाँ अटैक करके सारे अपने जो हमारे पास राइफल और ये सब लेके और इनको यहीं के यहीं बंदी बना लेंगे। लेकिन श्याम सिंह की मूर्खता के चलते उनको पहले से आभास हो गया कि ये कोई गलत प्लानिंग कर रहे हैं, और वो लोग चर्च में नहीं गए। तो जो प्लानिंग थी हमारी वो रखी रह गई। जब वो चर्च में नहीं गए तो वो एक्टिव हैं। हम ये अंबाला में जो चाहते थे रिवोल्ट स्टार्ट करना, ये नहीं हो पाया। उस जमाने में अंबाला हरियाणा का हिस्सा नहीं था, अंबाला यूपी का हिस्सा था। पंजाब में आप बाद में शामिल हुए क्रांति के बाद। 1857 से पहले हरियाणा यूपी का पार्ट था, और उस 1857 की क्रांति में जब हरियाणा ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तब फिर पंजाब में इसको शामिल कर दिया क्रांति के बाद, क्योंकि पंजाब ने क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। ये दो साथ थे, हरियाणा और हरियाणा में बहती हुई नदी और यूपी, इन दोनों को पहले एक मानते थे। एक नदी का ही तो नेचुरल डिवीजन है बस, यमुना का। यमुना के एक तरफ यूपी के गांव हैं, एक तरफ हरियाणा के गांव हैं, तो ये दोनों पहले यूपी का पार्ट थे। लेकिन बाद में जब क्रांति में दोनों ने गड़बड़ की, शुरू तो होनी थी हरियाणा की बेल्ट से, अंबाला से, लेकिन फिर क्रांति स्टार्ट हुई मेरठ से। मेरठ के सिपाहियों ने अपनी एक छावनी जो थी इसमें इकट्ठे होके और एक विद्रोह कर दिया, वहां से सारे हथियार निकाल लिए। पहले इन्होंने कहा कि हम ये कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, सुअर और गाय की चर्बी वाला। तो फिर कहा कि इनको पकड़ लो, जेल में कैद करो, 10 साल की सजा, ये सब। बाकी सब लोग चिढ़ गए, और रात में उन्होंने प्लान किया कि कल अपने संगी साथियों को निकालते हैं यहाँ से, और यहाँ से कूच करते हैं दिल्ली की तरफ। तो ये सब घटनाएं आप लगा लो स्टार्टिंग की हैं मई की। 10 मई को मेरठ छावनी से इकट्ठे होके एक पूरा दस्ता, बहुत सारे लोग, 300 कहते हैं सैनिक, पैदल चल पड़े, और इन्होंने टारगेट किया कि हम दिल्ली चलते हैं। दिल्ली चलने का लॉजिक क्या था? दिल्ली आपकी बहुत पुराने जमाने से राजधानी रही है। आपके देश में एक बहुत बड़ा आदमी था शाहजहां, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, लाल किला बनाया था ना राजधानी के रूप में। इस दिल्ली के लाल किले पे नजर थी अंग्रेजों की, BEIC की, बना बनाया किला है, यहाँ फौज रखेंगे, आराम से जीवन जिएंगे। तो उन्होंने जैसे धीरे धीरे करके हमारे सारे किले ऐंठ लिए, ऐसे राजधानी के लाल किले पर भी उनकी नजर थी। ये सब बाद की बातें हैं, जब ये शाहजहां और ये सब मर गए। तो उन्होंने उस जमाने में डलहौजी, जिसने कि हड़पने वाला काम नहीं किया था, हड़प नीति वाला, इसने एक लेटर भिजवाया लाल किले में शाहजहां के पास। बहादुर शाह जफर हुआ करता था उस जमाने में हमारा बादशाह। तो उसके पास एक लेटर गया और कहा लाल किला तुम्हारी, ये कोई जो पहले तुम्हारे बाप दादा परदादा की प्रॉपर्टी थी, आगे ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ से अपना सारा सामान उठाओ और दिल्ली के आउटस्कर्ट्स की तरफ मेहरौली में, आप सबको पता होगा मेहरौली में क्या है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का नाम सुना होगा ना सबने। ये दिल्ली सल्तनत के टाइम की है। दिल्ली सल्तनत बहुत पहले, मतलब 1200 के आसपास बनी हुई एक स्ट्रक्चर में कह दिया कि वहां जाके बस, जो तेरे दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, अब ये सब BEIC की है। आप सोचो जिसकी पुश्तें, जिसके दादा परदादा के भी पुराने लोग सब एक बड़ी हवेली में, घरों में और महलों में रहे हैं, अब उसको कह रहे हैं कि ये सब छोड़ के और कोई बहुत पुराने जमाने में 1200 ईस्वी के आसपास जो बनाया था, 1857 में, तुम सोचो उसकी कैसी 50 में कैसी शक्ल हो गई होगी कि यहाँ जाके बस। अब इसमें वो थोड़ी ना रिहाइश का इतना बढ़िया एरिया है, 400-500 साल में चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। ये कहीं ना कहीं बेइज्जती लगी थी हमारे जनता को, लोगों को, कि भाई हमारे राजा की भी इज्जत नहीं कर रहे। और तो और फिर इन्होंने एक आदमी आया डलहौजी के बाद, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ये BEIC के हैं सारे आदमी, ये लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग ने ये तक भी कह दिया कि आज के बाद जो तुम्हारे बच्चे होंगे ना, ये जो राजकुमार बनेंगे, इनको हम वो भी नहीं मानेंगे, बादशाह बादशाह, ये तुम ऐसा टर्म यूज नहीं करोगे। बादशाह सबसे पहले बाबर ने अपने नाम के आगे यूज किया था इंडिया में कि भाई मैं बादशाह हूँ, और फिर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बादशाह ही कहलाते थे। ये भी बादशाह बहादुर शाह जफर कहलाता है। लेकिन इसने कह दिया कि आज के बाद जो तुम्हारी पीढ़ियां बैठेंगी ना कुर्सी पर, वो बादशाह बादशाह नहीं बनेंगे। एक तरह से आम आदमी के, जिसके ऊपर कभी कितने लंबे टाइम तक जिन लोगों ने पूरे धरती के बड़े हिस्से पर राज किया, उनको ना बराबर समझ रहे थे अंग्रेज। ये बात कहीं ना कहीं आम आदमी को चुभी, हमारी सेना को भी चुभी, और इसीलिए मेरठ से कूच करके वो टुकड़ी कहाँ आई? दिल्ली। क्योंकि इन सब के कारण किसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती मानी जा रही थी? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर उस टाइम पूरे इंडिया को ये लगा
कि हम सबका एक जैसे एक सेंट्रल लेवल का लीडर है ये, और इसके दादा परदादा बहुत बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पे राज करके इंडिया के लिए ही लड़ते लड़ते मरे वो लोग। तो बहादुर शाह जफर को समझाने के लिए मेरठ से ये लोग दिल्ली आए और दिल्ली में ये गए लाल किले में। जफर की उम्र उस जमाने में बहुत हो गई थी, 70-80 साल का एक बुजुर्ग आदमी था। जफर ने कहा भाई मेरे बस की लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। तो कहा सर आपको लड़ना नहीं है, बस आप एक सिंबल हैं कि हम सब एक हैं, लड़ हम खुद लेंगे, हम अपने अपने लोकल लीडर्स को उठा लेंगे, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी है, आप पूरे देश के राजाओं के लिए लेटर भेजो, फरमान भेजो और उन तक ये संदेश पहुंचाओ कि सब इकट्ठे हो जाएं। तो पूरे देश में, उत्तर भारत में लेटर्स गए थे बहादुर शाह जफर के कि अब टाइम आ गया इन अंग्रेजों से लड़के इनको बाहर करना है। अभी मैंने कहा 70-80 साल का आदमी, तो लड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। दिल्ली खैर बहुत जल्दी अंग्रेजों ने जो सोचा था उससे उल्टा हुआ, और बहुत जल्दी डलहौजी ये कैनिंग के रहने, कुर्सी पे बैठने के बावजूद ये इन लोगों के हाथ में आ गई। यानी दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया? अपने इन सैनिकों का। और सैनिकों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? बहादुर शाह जफर। तो ये तो पहले भी दिल्ली में बैठा था, लेकिन पहले इसको एक वो सर्कुलर निकाल दिया था कि जी आपको यहाँ से उठ के अपना सारा सामान और महरौली ले जाना है। अब इसको फील हुआ कि नहीं, दिल्ली हमारी ही है। 4 महीने दिल्ली इनके अंडर रही, अंग्रेजों को वहाँ से चलता कर दिया, ये मई, जून, जुलाई और अगस्त। लेकिन सितंबर पकड़ते पकड़ते अंग्रेजों को ये दिख गया कि अगर दिल्ली हमने नहीं अपने वापस कब्जे में ली ना तो हमारे पैर उखड़ जाएंगे, और दिल्ली अगर एक बार हमारे कंट्रोल में आ गई इसका मतलब हमने इस भारत के बादशाह को कंट्रोल कर लिया, फिर किसी की चलनी नहीं है, फिर बाकी सब इसके नीचे हैं। तो उन्होंने जी जान लगा दी कि भाई किसी भी तरह करके दिल्ली हमारे कब्जे में वापस आ जाए। 4 महीने तक दिल्ली इनके कब्जे से बाहर रही, लेकिन सितंबर में बड़ी फौज का सामना हमारी वो पुराने, एक प्रॉब्लम क्या थी, हम लड़ तो लेते, जज्बा तो था, लेकिन हमारे पास इनके मुकाबले जो भी हथियार हम इस्तेमाल कर रहे थे, वेपन्स, वो बहुत ओल्ड फैशन्ड थे। इनके पास सारी चीजें नई तकनीक की थी। जैसे आज भी हम देखें चाइना के सामने हम क्यों पीछे रह जाते हैं? चाइना के वेपन्स हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। एक बड़ा कारण यही तो है, लड़ाई का जज्बा तो सब में बराबर है, पर उनके पास तकनीकी विकास बहुत ज्यादा है। तब भी ऐसा ही हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बहादुर शाह जफर के पुराने सैनिक, अब वो अपने भाले और वो कृपाण और कटार लेके भाग रहे हैं, और इनके पास सारी एडवांस चीजें हैं, तो इनके सामने हमें कहाँ टिकना था। फाइनली उस जमाने में दिल्ली का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था। ये मान लीजिए लाल किला है पूरा, तब लाल किले से बिल्कुल लगती बहा करती थी यमुना नदी। आज अगर आप देखेंगे लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है यमुना नदी। अब लाल किले के टच में नहीं, लाल किले के टच में तो 2 बड़ी बड़ी सड़कें जाती हैं आपकी, जो आगे जाके NH-44 का पार्ट बन गई हैं। तो उस जमाने में नदियां रास्ते बदलती हैं, तो अब नदी का उतना बहाव क्षेत्र भी तो नहीं है ना, तब इतनी कोई नहरें वहरें थी नहीं, तो नदी का पानी बहुत ज्यादा था दिल्ली में। अब ये कम से कम 2 किलोमीटर उधर बहती है। तो जब यहाँ पे राजा का ये इसका अपना बहादुर शाह जफर का लाल किला है, लाल किले में वो आराम से रह रहा था। जब फौजें आई तो लाल किले से भागना पड़ा, क्योंकि फौज बहुत संख्या में आ गई। तो लाल किले में अगर कभी आप जाओगे ना, तो अभी भी ये स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसा है। यहाँ पे जैसे आम आदमियों के लिए क्या बोलते हैं इसको, आम दीवाने आम जनता के लिए है। इसके पीछे के सारे स्ट्रक्चर राजा और उसके परिवार के लिए होते थे। आज भी यहाँ ना ऐसे एक तहखाना सा आपको दिखेगा, नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं, और वो सीढ़ियाँ उस जमाने में भाई गुप्त रास्ता था। राजा कभी फंस जाए, कोई अटैक हो जाए, तो राजा को तुरंत से नाव रखी जाती थी यहाँ हर टाइम खड़ी, कि राजा और उसका परिवार तुरंत से बैठे, और यमुना नदी है बिल्कुल इसके साथ सड़ती हुई यहाँ नाव रखते थे, और राजा को कोई दिक्कत हो, कोई इस पर अटैक हो, तो यहाँ से भाग जाए कहीं भी, क्योंकि यमुना से तो कहीं उतरे, फिर कहीं भी जाके शरण ले ले। तो 1857 में भी ऐसा ही हुआ, जब यहाँ फौज घुस आई अंग्रेजों की, तो ये इसमें बैठ के भाग गया। लेकिन कहाँ भागता, क्योंकि चारों तरफ अंग्रेज पहुंच गए थे। इसने आगे जाके शरण ली। इसके पूर्वजों में आप सबको अगर पता हो, हुमायूं का मकबरा है, पता है ये कहाँ पर है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। इसी को तो कहते हैं जो अपना ताजमहल है, इसका ये पूर्ववर्ती है, इसकी चीटिंग करके ही ताजमहल बनाया गया है। हुमायूं का मकबरा पहला इतना खूबसूरत मकबरा था, और हुमायूं के मकबरे को देख के ही ताजमहल की कल्पना की गई थी। फिर ताजमहल को देख के बीबी का मकबरा बना था। इनके ही खानदान ने बनवाए हैं ये सारे। जो ये भाजसा है ना, भाजसा, इसमें हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया होगा? अकबर, और उसकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। अकबर की मतलब माँ लगती थी वो, इसकी वाइफ हुमायूं की। इन दोनों ने उस जमाने में दिल्ली में हुमायूं के मरने के बाद हुमायूं का मकबरा बनवाया। फिर शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया, वो देख के उसी को बनवाया। और फिर औरंगजेब की बीवी की याद में इसने बीबी का मकबरा, इसके तो जीते जी मर गया था, बीबी का मकबरा बनवाया, जो ताजमहल की कॉपी है। तो ये तीन एक दूसरे को देख के बनाए गए। सबसे पहले क्या बना? हुमायूं का मकबरा। इसको देख के क्या बना? ताजमहल। और फिर ताजमहल को देख के बना बीबी का मकबरा। ये बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ताजमहल यूपी में, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तो ये तीन स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, ताजमहल आपका आगरा का, और एक क्या बताया? बीबी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। तो वापस आते हैं, हुमायूं के मकबरे में
चला गया ये उस नदी में बैठ के। लेकिन अंग्रेजों को था कि भाई कुछ भी करके इसको अपने कब्जे में लेना है, इस राजा को, ताकि लोगों के मन में डर बैठे, बादशाह को। तो उन्होंने हुमायूं के मकबरे में यहाँ एंट्री की और यहाँ पकड़ा ही जाना था। 70-80 साल का आदमी कितना भागेगा, उसके साथ उसके बेटे, उसके पोते, सब परिवार था। तो कहते हैं हुमायूं के सामने खड़े करके और इसके सारे बेटों का, पोतों का सर कलम कर दिया गया और थाल में सजा के इसके सामने रख दिया गया। फिर कहा हुमायूं का क्या करना है, तो बोले इसको मारने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप ही मर जाएगा, इतने दुख में अब ये जिएगा कैसे। इसके खानदान का कोई जिंदा ही नहीं छोड़ा आदमी जो आगे बादशाह बनता। फिर इसको पकड़ के इसको बहादुर शाह जफर को इसको पकड़ के और इसको रंगून भेज दिया। यहाँ एक जेल कभी कभी मैंने बताई होगी आपको, मांडले जेल, जिसमें हमारे तिलक और ये बड़े बड़े क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस वगैरह बंद रहे थे। मांडले जेल में कई साल ये बंद रहा और फाइनली वहीं इसकी 1862 में डेथ हो गई। वहीं पे ये और इसकी वाइफ जीनत महल दोनों मारे गए। तो इसका जो ये इसकी डेथ हुई है देश से बाहर हुई है। कहां पर? बर्मा की मांडले जेल में। आ गया समझ में ये? अब सोचो दिल्ली हाथ से चली गई तो बाकी जो लोग थे उन सबको लगा यार जब दिल्ली नहीं बची तो हमारी तो औकात ही क्या है, कानपुर तो है ही क्या जब दिल्ली चली गई। या फिर बाकी देखें झांसी क्या है, ग्वालियर, बहुत छोटे एरिया हैं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं सबका मन टूटने लगा, पर सबने सोचा कि यार कोशिश तो कर ही लेते हैं। उस सीरीज में आपने कई बड़े नाम सुने होंगे, नाना साहब का सुना है ये नाम? ये पहले पूना के आसपास की प्रॉपर्टी थी इनकी। इनको उठा के और कहा तुम बैठूर के पास चले जाओ और वहीं रहना, और आगे से तुम्हें ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस भी नहीं देंगे, पेंशन वेंशन नहीं देंगे। एक आपने सुना होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके की हस्बैंड की डेथ हो गई थी और इनका बेटा भी बहुत छोटा सा एक्सपायर हो गया था। फिर इनका अपना कोई बेटा था नहीं, इन्होंने गोद लिया उसको, उन्होंने मारा नहीं क्योंकि माना नहीं, क्योंकि उत्तराधिकार में था कि आपका खुद का बेटा चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग दुखी थे, परेशान थे, जिन सब ने क्रांति में हिस्सा लिया। लेकिन इन सब की टोटल अगर देखें तो फौज का साइज देखें, इन सबके पास उस टाइम के वेपन्स देखें, स्ट्रैटेजी देखें, प्लानिंग देखें, तो वो बहुत बढ़िया नहीं थी। अंग्रेज प्लान्ड तरीके से काम करते थे। और जिस सन की मैं बातें कर रही हूँ 1857, तब तक अंग्रेज भारत में रेल भी चला चुके थे। रेल में सेना को, फौज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बेहद आसान था। आपके राजा का तो मैसेंजर घोड़े पे जा रहा है कि भाई जाएगा वहां, वो चिट्ठी पत्री पढ़ेगा, वो तब तक ये ट्रेन में पूरी फौज को भेज देंगे। तो ये दिखती बात थी कि इनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। लेकिन एक कोशिश करने की बात अगर करें तो बहुत अच्छी कोशिश ऐसे लोगों ने की। ये कोशिश नाकामयाब रही, लेकिन 2 साल अंग्रेजों की नाक में दम जरूर रखा हमने। 1857 से 1858 तक इन लोगों को जहां तहां हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने परेशान करके रखा। और कुछ लोग तो बहुत लंबे टाइम तक छापामार युद्ध भी करते रहे। अगर तुम्हें पता हो, नाना साहब का एक सेनापति था जिसका नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे ने तो छापामार युद्ध प्रणाली में इनको 1.5-2 साल बहुत दुखी रखा और बहुत अंग्रेज इसने मार भी दिए। लेकिन फिर किसी इंडियन चुगलखोर ने बता दिया कि तात्या टोपे कहाँ छिपे रहते हैं। ये पकड़े गए और बाद में फिर इनको सरेआम फांसी दी गई थी। नाना साहब भी नेपाल की तरफ चले गए। जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या करते। रानी लक्ष्मीबाई आप जानते ही हैं, मैदान में ही इसको वीरगति को प्राप्त हुई। ऐसे ऐसे बहुत सारे, जैसे एक हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, ये लखनऊ के आसपास के एरिया की थी बेगम हजरत महल। इनका उस जमाने में 4 साल का बेटा था, बिरजिस कादर। तो उसका अल्पायु बच्चा है, 4 साल का, कैसे राज करेगा। ये राज कर रही थी, ये बात अंग्रेजों को नहीं भाई। तो बेगम हजरत महल भी लड़ी, लेकिन बाद में फिर ये नेपाल की तरफ चली गई। फिर पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। कहने का ये मतलब है कि कोशिश करने के बावजूद फाइनली हम लोग असफल रहे। और इस क्रांति से अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि इंडियंस को बहुत ज़्यादा दबाएंगे, परेशान करेंगे तो ये फिर दोबारा क्रांति कर देंगे। और इसीलिए अंग्रेजों की महारानी ने BEIC को कहा कि तुम अपनी बेवकूफ़ी में ये सोने की चिड़िया गवा दोगे, इस पे तुम राज करने के लायक हो नहीं, और तुम्हारी यहाँ से वापसी, और अब इस पे राज करेंगी महारानी ब्रिटेन। और इस तरह से आपका जो हकदार था वो बदल गया। पहले आपके देश का हकदार कौन बन के बैठा था? BEIC। इस क्रांति ने BEIC की कमजोरी को स्पष्ट कर दिया कि अगर इंडियंस क्रांति कर सकते हैं तो ये फिर लड़के मार भी सकते हैं। भाई गुस्से में आके क्या पता हम किस किस का मर्डर कर दें। इस बात के चलते BEIC का पत्ता साफ हो गया और अब भारत सीधे महारानी ब्रिटेन के अंडर आ गया। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बस अब आपका राज ताज का राज कहलाने लगा, क्योंकि अब आपकी सारी पॉलिसी ब्रिटेन की संसद में बनेगी। पहले पॉलिसी एक कंपनी बनाती थी ना। इसके बाद से 1858 से आपके देश में ताज का राज शुरू हुआ, यानी अब जो राज कर रही हैं वो महारानी ब्रिटेन है। और आप सब जानते हैं महारानी ब्रिटेन को सारी सलाह मशवरे उनके सांसद देंगे, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, वो आपके लिए लॉ बनाएंगे। तो उनका लॉ तो भैया न्याय पर आधारित होगा, वो हमारी तरह नहीं है कि मूड के ऊपर उनका न्याय चलता है। इसीलिए आपके देश में 1860-61 में IPC की धाराएं आ गई थी, इंडियन पेनल कोड, जो आज तक चल रही है ना, इस धारा के तहत ये वाली सजा और ये सब चीजें। और इसी कारण 1862 में आपके देश में पहली बार हाई कोर्ट देखने में आया था। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहले बना था 2 जुलाई 1862 को, क्योंकि अब सारा काम सिस्टम से बनेगा। अब आपके राजा महाराजा नहीं है जिनके मूड से काम चलेगा। अब हर चीज क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनके यहाँ बिल पेश किए जाते हैं, तब रूल्स बनते हैं। तो इसलिए आपका एक सिस्टम चल पड़ा। इसके बाद सारे के बाद आ गया समझ में ये। इसको अब किताब से थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए तो हमारे नंबर ना कटें। इसकी हेडिंग ही देखो, यही है 1857 की क्रांति। पेज 81 पर है, मॉडर्न इंडिया में 8th चैप्टर है, रिवोल्ट ऑफ 1857।
इसमें जो मेन पॉइंट्स है मैं बता दूंगी, वो अंडरलाइन कर लेना, उनको घर पढ़ लेना, तैयार हो जाएगा ये। सबसे पहला पॉइंट देखो पेज 81 पर, सन 1857 में उत्तर और मध्य भारत में, क्या ये लड़ाई पूरे भारत में चली थी या मेनली उत्तर और मध्य भारत में? अच्छा, अब एक चीज सोच के बताओ, पंजाब में लड़ाई थी कि नहीं थी? पंजाब लड़ने में आता, लेकिन अंग्रेजों ने पंजाब के लोगों के कान भर दिए। पता क्या कह के? कह रहे तुम क्यों लड़ रहे हो? इस लड़ाई का जो मेन लीडर है वो तो कौन बना दिया था दिल्ली में, क्या नाम था उसका? बहादुर शाह जफर। अब ध्यान से सुनो, जफर उस खानदान का है जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब हुए। और पंजाब के जो लोग लड़ाई में आना चाहते थे उनको धर्म का मोहरा चल के और अंग्रेजों ने हटा दिया। अंग्रेजों ने पंजाब के लोगों को क्या कहा कि तुम लोग मानते हो सिख धर्म को, और सिख धर्म के हुए हैं 10 गुरु, और तुम्हारे भूलो मत, तुम्हारे 10 में से 2 गुरुओं की मौत का कारण इसके परिवार के लोग थे। और देखा जाए तो सच बात भी है। इसके परिवार में कौन लोग थे? जो आपके 2 गुरु एक्सपायर हुए थे, जिनमें एक 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, एक तो ये अर्जुन देव जी, और एक 9वें गुरु जो दिल्ली जाके, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। ये दोनों बड़े गुरु थे, 5वें और 9वें नंबर के। अगर इनका नंबर पूछें 10 में से तो ये 5th थे, ये 9th थे। इन दोनों की मौत का कारण था, और अर्जुन देव जी को मरवा दिया था जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर राजा बने ये बात नहीं सुहा रही थी उसके एक बेटे को। वो बेटा हिंदू माँ का बेटा था, राजा मान सिंह का नाम सुना है तुम लोगों ने? अकबर के दरबार में नहीं था मान सिंह, उनकी बहन थी मानबाई। ये देखो भाजसा, भाजसा। अकबर ने अपने बेटे जहांगीर की शादी, अकबर की क्या पॉलिसी, वैवाहिक नीतियां थी ना इसकी, जगह जगह नहीं शादी ब्याह करते थे ये अपने लड़कों के और अपने। तो अकबर ने अपने बेटे जहांगीर की शादी करवा दी एक राजपूत राजा मान सिंह की बहन के साथ, जिसका नाम था मानबाई। अब मानबाई मान सिंह की बहन है। मान सिंह खास आदमी किसका है? इसके नवरत्नों में राजा मान सिंह भी तो आते हैं सेनापति के रूप में। तो मानबाई एक राजपूत औरत है, लेकिन उसको वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जहांगीर की जो वाइफ फेमस है, आप सबको पता है कौन है वो? नूरजहां, जिसका सिक्का चलता था, जिसकी मर्जी चलती थी। तो मानबाई को वो रिस्पेक्ट, वो आदर सम्मान कभी मिला ही नहीं। अब मानबाई का जो बेटा था उसको ये फील हुआ कि मेरी माँ को वो इंपॉर्टेंस घर में नहीं मिली जो ये बाकी रानियों को मिली। जो भी राजा की फेवरेट रानी थी वो तो नूरजहां थी। तो उसके बचपन से बात मन में थी ना कि बड़ा होकर ना मैं अपने पिता का मर्डर कर दूंगा, इसको मैं राजा बनने नहीं दूंगा। तो जैसे तैसे वो बड़ा हुआ, अब दादा मरेंगे तब तो बाप बैठेगा गद्दी पर। जब वो बाप का नंबर आया जहांगीर का, तब तक उसका बेटा भी जवान हो गया, क्योंकि ये तो मरते ही बुढ़ापे में जाके इनका नंबर आता था। तो जहांगीर के बेटे को लगा कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया, इसलिए मैं इनको गद्दी पे नहीं बैठने दूंगा। वो प्लानिंग करने लगा। तो उसने प्लानिंग के चक्कर में जाके, और जो ये 5वें गुरु थे ना गुरु अर्जुन देव जी, इनके सामने जाके कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे देखो, मेरी माँ को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी घर में वो नहीं मिली, और मेरे जो पिताजी हैं ठीक आदमी नहीं है, और इनका ठीक नहीं है गद्दी पे बैठना, मैं इनके खिलाफ जो है संघर्ष करूंगा। तो गुरु अर्जुन देव जी ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुझे लगता है भाई इसने गलत किया तो ठीक है, अपनी बात रखने के लिए तुझे संघर्ष करना चाहिए। अब ये प्लानिंग पहले ही पता चल गई जहांगीर को कि मेरा बेटा जाके अर्जुन देव जी के साथ प्लानिंग कर रहा है। तो उसने अर्जुन देव जी को तो मरवा दिया, अपने बेटे को तो मारता कैसे? इसको पकड़वा के और इसके भाई को, तो जहांगीर का जो बेटा अगला राजा बनेगा शाहजहां, शाहजहां को दे दिया कि बेटा तेरा ये दुश्मन बनेगा, ये मुझे तो खैर मार देगा जो भी करेगा, पर कल को तुझे राजा नहीं बनने देगा, तो जैसा तेरा मन करे वो करना इसके साथ। अब शाहजहां ने अपने भाई को पहले तो अंधा करवाया, जेल में बंद करवाया, बाद में कहते हैं मरवा दिया कि भाई कल कोई भाग भूग जाए और मेरे खिलाफ काम करे। इनमें आपस में विश्वास नहीं था ना, सब एक दूसरे को मारते तो थे, वो उस पर शक करता, वो उस पर, ये मुझे मारेगा ये मुझे, इनमें यूनिटी नहीं थी इस सेंस में। तो जब इनके गुरु मार दिए गए, 5वें तो इस तरह मरे, और जो छठे हैं इनके टाइम में औरंगजेब का राज था, और औरंगजेब धर्म परिवर्तन बहुत करवाता था। तो इसने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया, गर्मियों का मौसम था, जून के आसपास का। तेग बहादुर जी को 3-4 दिन तक एक पेड़ से बांध के रखा और कहा कि धर्म बदल ले। प्यास मतलब बिल्कुल ऐसा था कि बस मर जाएंगे। उस टाइम पर भी तेग बहादुर जी इस पेड़ के नीचे जंजीरों में बंधे हुए बोले धर्म नहीं बदलूंगा, चाहे तू मार दे, चाहे तू प्यासा रख, भूखा रख। इतना सुन के एक वो जो उसका खास आदमी था उसने इनकी गर्दन शरीर से अलग कर दी, और फिर इनके कुछ अनुयायी वो गर्दन उठा के भाग गए थे। फिर उन्होंने जहां जाके उस गर्दन को आदर सत्कार से, जो भी अंतिम संस्कार का तरीका होता है, जो बनाया, वहां आज शीश महल है। शीश महल मतलब गर्दन से जुड़ा, और जहां इनका बाकी शरीर अंतिम संस्कार के लिए वो किया गया, वहां गुरुद्वारा रकाबगंज बना। तो ये 2 गुरुद्वारे गुरु अर्जुन तेग बहादुर जी के हैं। अब ये बातें सबको पता होती हैं अपने धर्म की। अब उन लोगों को दोबारा जानबूझ के ये बातें रिकॉल कराई गई कि तुम अगर पंजाब के होके और तुम बहादुर शाह जफर का साथ दोगे, ये वही है जिसके बाप दादा ने तुम्हारे पूर्वज सिख गुरु मार रखे हैं। तो इसीलिए पंजाब जो था ना, ये क्रांति में आया ही नहीं। अब पंजाब क्रांति में नहीं आया, लेकिन उसके नीचे का हिस्सा, कौन सा हिस्सा? हरियाणा। तब तो हरियाणा अलग था नहीं, ये किसका पार्ट था? यूपी का। ये सब क्रांति कर रहे थे, और इसी चक्कर में क्रांति के बाद हरियाणा को यूपी से अलग करके किसका साथ जोड़ दिया गया? पंजाब के साथ। ये कारण था ताकि यहाँ के लोग भी इनसे प्रभावित रहें। उस जमाने में पंजाब के लगभग हिस्से और हरियाणा के कुछ हिस्से जहां मुसलमान ज्यादा थे, इनको भी अंग्रेजों ने अपने फेवर में कर लिया। और जैसे जींद रियासत थी उस जमाने में, या तावड़ू रियासत थी, यहाँ के लोगों ने इंडियंस का साथ नहीं दिया। तो ऐसा नहीं कि पूरे भारत में क्रांति हुई, क्रांति कुछ कुछ हिस्सों में हुई। और अगर मोटे तौर पर कहें तो
थोड़े से उत्तर भारत में और थोड़े से मध्य भारत में। दक्षिण में कोई क्रांति नहीं हुई, नॉर्थ ईस्ट में कोई क्रांति नहीं हुई। तो मेन क्रांति के जो गढ़ मिलेंगे ना आपको, वो दिल्ली, हरियाणा और यूपी मिलेंगे। बस, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पूरे में फैली हुई मिलेगी। चलो पढ़ के देखो अब। तो ये पहली लाइन का मतलब ही ये है, 1857 में उत्तर और मध्य भारत, तो उत्तर में तो हम हरियाणा को मान लें और मध्य भारत में यूपी बिहार को मान लें। यूपी को मेन लिए एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ जिसने ब्रिटिश शासन को झकझोर दिया। सेना के भारतीय सिपाहियों से प्रारंभ, शुरुआत किसने की थी? सिपाहियों ने। पहले कहाँ के सिपाही करने वाले थे? अंबाला, लेकिन वो श्याम सिंह की मूर्खता से फिर कहाँ करना पड़ा? मेरठ में। फिर मेरठ से सिपाही पैदल कहाँ गए? दिल्ली। वहां किसको कहा कि सर आप एक हेड बन जाओ? बहादुर शाह जफर के नाम से लेटर बस देश में घूम रहे थे। आगे पढ़ो। तो भारतीय सिपाहियों से प्रारंभ, सबसे पहली शुरुआत सिपाहियों ने की। इस विद्रोह में लाखों लाख किसान, दस्तकार जो हाथ का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट, और सिपाही 1 साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे। विद्रोह के कारण पढ़ लेते हैं। 1857 का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष, ये पहला कारण है, टिक करो। हमारे सैनिक बहुत दुखी थे, उनको जातीय चिन्ह नहीं लगाने देते थे, कान में बाली नहीं पहनने देते थे, टीका नहीं लगाने देते थे, तो बड़ा स्ट्रिक्ट से नियम थे, इससे हम परेशान थे। सिपाहियों के असंतोष, ठीक है, ये मेन कारण था। इसके बाद सेकंड पॉइंट टिक करना, अंग्रेजों की नीतियों ने देश का आर्थिक शोषण किया। इकोनॉमिक हम लोग बहुत पिछड़ गए, एक्सप्लॉइट किया गया। मैंने आपको बताया था कैसे अपने कपड़े बेचने के चक्कर में इन्होंने क्या क्या रूल बनाए, हमारा सब बर्बाद कर दिया, कच्चा माल भी और तैयार कपड़ा सब बर्बाद कर दिया। ये टिक कर लो, आर्थिक शोषण और देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश। इंडिया पहले कभी भी बाहर किसी के ऊपर अटैक करने क्यों नहीं गया? ये विदेशी क्यों जाते थे? क्योंकि इंडिया हर चीज में क्या था? इंडिपेंडेंट था। मैं आज़ादी वाली बात नहीं कर रही, चीज़ों के मामले में। आपके यहाँ मैंने कल बताया पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, तटवर्ती इलाका भी है, डेजर्ट भी है। आपके यहाँ जो लोग थे ना, आपकी जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था, वो खुद में अपने आप सब कुछ पैदा कर लेते थे। और जो नहीं करते थे हम उसकी कभी चाह भी नहीं रखते थे। हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि हम मशीन के कपड़े पहने। हम अपने देश में अगर देखें तो कपड़ा बनाने का काम इंडिया में बड़े लेवल पर था, मोती मनके बनाने का काम बड़े लेवल पर था, हथकरघा हमारे देश में कभी से चलता था, बहुत पहले से। तो हम सारे सामान, हमारे यहाँ उस टाइम पे मिस्त्री हुआ करते थे, लोहार थे, सुनार थे, और जो ये चर्मकार थे जो चमड़े का काम करते थे। तो जरूरत की सारी चीजें जो आज आप ब्रांडेड चीजें देखते हैं, पहले ये सब हम हाथ से अपने काम खुद ही ना कर लेते थे। हमारे देश में कोई ऐसा नहीं था कि पीसी ज्वेलर्स की जरूरत पड़ती, सुनार अपने आप कहने बना देता था। हमारे देश में मोती मनकों की फैक्ट्री थी, हमें कोई ऐसे बहुत बाहर से विदेशी कोई चीजें खरीद के नहीं लानी पड़ती थी। जूते यहाँ बनते थे, चप्पल यहाँ बनती थी, कपड़े यहाँ बनते थे, जरूरत का हर सामान इंडिया में था। तो हम इंडिपेंडेंट थे। जो देश अपने आप में इंडिपेंडेंट, मतलब ये आजाद नहीं है, अपनी चीजें अपने आप बना लेते थे, हमारी अर्थव्यवस्था खुद से चलती थी। लेकिन आज अगर आप देखो, मैंने कल आपको कई एग्जांपल दिए, आपके जो टॉयज हैं वो भी आप चाइना पे डिपेंड करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप, आपका फोन का मार्केट सब विदेशी है। तो आज आप एक खुली अर्थव्यवस्था है, दुनिया ऐसी अर्थव्यवस्था बन गई। लेकिन इसमें टिकने के लिए आपके पास चीजें बहुत अच्छी क्वालिटी की आपके देश में भी बनानी पड़ती हैं, ताकि आपका मार्केट भी बाहर तक पहुंच सके। प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्निक नहीं है जिससे चीजें अच्छी बने पर सस्ती बने। इसलिए हमारे मार्केट, हमारी चीजों की डिमांड बाहर उतनी नहीं है जितनी विदेशी चीजों की डिमांड हमारे देश में है। दुनिया हमें देखती है पॉपुलेशन के कारण। जैसे इंडिया को हर कोई अपना मार्केट क्यों बनाना चाहता है? पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन भी तो ज्यादा होगा ना आपके देश में। अब 10 लाख 20 लाख वाले देशों में क्या कंजम्पशन है? वो 10-10 भी सामान खरीदें तब भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। आप 150 करोड़ की आबादी लेके बैठे हैं, अगर 100 करोड़ लोग भी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ चीजें धड़ल्ले से बिकेंगी। ये दिक्कत है। टेक्नोलॉजी, उस जमाने में टेक्नोलॉजी की जरूरत थी नहीं, तो हम सेल्फ सफिशिएंट थे, अपना काम खुद चलाते थे। देखो बाकी क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश कर दिया। हमारे ये सिस्टम को कोलैप्स कर गया पूरा इनकी वजह से। बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों और हस्तशिल्पियों, परंपरागत जमींदारों और मुखिया लोग निर्धन हो गए। तो आज भी तो ऐसा ही है, सब चीजें खराबी की तरफ है क्योंकि हम लोग उस चीज को विकसित नहीं कर पाए। अंग्रेजों की जमीन और राजस्व संबंधी नीतियों, इससे कौन दुखी हुआ होगा? जमीन की नीतियों से। कल मैंने जमींदारी व्यवस्था समझाई थी। जमींदार कौन होता था? उसी एरिया का कोई एक थोड़ा ठीक ठाक आदमी। शुरू में उसको लगा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन उसकी अकल ठिकाने जल्दी आ गई ना। कौन से नियम से? सूर्यास्त का नियम, कि अगर शाम तक नहीं पैसा भरा तो फिर दूसरे को बना देंगे, तो उसकी तो वैल्यू ही नहीं है। असली वैल्यू किसने बनाई? कंपनी ने। कितना हिस्सा खा गई बैठे बैठे? 10/11। 10/11 मतलब 11 में से 10 हिस्से कंपनी के। ना कभी खेत में आके झांके, ना उनको ओलों से मतलब, ना बारिश से, ना ठंड से, ना गर्मी, बैठे बैठाए घर आ गया। आगे पढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट करना। जो किसान लगान अदा नहीं कर सके उनसे जमीनें छीन ली गई। तो रैयतवाड़ी बताया था ना मैंने आपको। रैयत का मतलब क्या था? किसान, उनसे जमीन छीन ली। इसके अतिरिक्त 12 बड़े अकाल पड़े और अनेक छोटे अकाल 1770 से 1857 के बीच। इसने स्थिति को और बिगाड़ दिया। जैसे अकाल क्यों पड़ने लग गए अंग्रेजों के आने के बाद? पहले क्यों नहीं पड़ते थे? अकाल पड़ने का कारण क्या था? जैसे अकाल से बचाने का तरीका क्या है? अगर खेती के विकास पे काम किया जाएगा
तो वहाँ आसपास नहरें बनाई जाएंगी, वहाँ की मिट्टी का थोड़ा काम किया जाएगा। क्या अंग्रेजों ने कभी आपकी नहरों और मिट्टी पे काम किया? इनको सिर्फ आपसे क्या मतलब था कि आप टैक्स देते रहें। आप किसी चीज़ से पैसा पता है कब कमाते हैं? जब आप उसे पैसा खर्च भी करते हैं। अगर कोई आदमी अपनी किसी चीज़ पे पैसा नहीं लगाएगा तो वो चीज़ पैसा कमा के नहीं देगी। एक शॉपकीपर भी अपनी शॉप को देखो एडवांस तरीके से रेनोवेट करता है। आजकल देखो पुराने वाली दुकानें नहीं है, देखा दुकानों के रंग ढंग बदल गए हैं, क्योंकि उनको पता है ग्राहक तब आएगा जब मेरी दुकान का बोर्ड बढ़िया होगा, चमकीला होगा, थोड़ी अट्रैक्टिव सी होगी। अब कौन ऐसी दुकानों में घुसता है जो ऐसे अंदर को नीचे को जाके कहीं तहखाने में उतरती हो? यानी पैसा लगा के ही पैसा कमाया जाता है। खेती भी ऐसी चीज है। खेती को अगर आप एडवांस बनाना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए, सिंचाई की सुविधाएं चाहिए, नहरें चाहिए, मिट्टी में उत्पादकता बनी रहे। अंग्रेजों को इनसे कोई मतलब नहीं। क्या आपके देश के पुराने राजा महाराजा नदियां, नहरें, अस्पताल, सराय इन पे काम करते थे या नहीं करते थे? करते थे। मैंने आपको बताया राजकोष खाली कर देते थे आपके राजा। 1200 बाग लगवा रखे हैं आपके राजाओं ने, शहर बसा रखे हैं। आपके राजा पैसा कलेक्ट करके पैसे को दुनिया में खर्च करते थे, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनको टैक्स बस ढोके अपने देश को आगे बढ़ाना था। आपके देश का टैक्स ये बाहर पहुंचाते थे अपने देश में, तो इन्होंने आपका पैसा आप पे कभी खर्च ही नहीं किया, इसलिए हम पे चढ़ गए, इसलिए हमारे यहाँ सूखा और ये परेशानियां आने लगी। देखो क्या बता रहे हैं। तो 12 बड़े और अनेक छोटे अकालों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इसी तरह अनेक जमींदार भी भू राजस्व की मांग बढ़ने से, उनकी जमींदारी की जमीनें और अधिकार जब्त होने से और गांव में उनकी स्थिति घटने के डर से भयभीत हो गए। यहाँ लिख लो सूर्यास्त का नियम। ये बेइज्जती तो थी, कल तक तो जमींदार था, आज शाम जमींदारी से हट गया तो लोग हंसते थे, ये डर था, भय था कहीं ना कहीं। अगला पॉइंट पढ़ना। निचले स्तरों पर कर्मचारियों और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। भ्रष्टाचारी थे ही अंग्रेज, खाते थे ही पैसा। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। छोटे अधिकारी रैयत, रैयत मतलब कौन होता है? किसान। लिख लो यहाँ किसान। और जमींदारों को लूटने से नहीं चूकते थे, जमींदार भी दुखी थे और किसान भी। इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ दो, उनकी बस रीडिंग कर लेना, उससे अगला टिक करना। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे। मैंने आपको बताया था। अब जैसे नवरत्नों में तानसेन का क्या काम था? तानसेन क्या करता था? सिर्फ संगीत से जुड़ा ना, लेकिन इसका सारा रहना खाना पीना खर्चे कौन उठाता था? अकबर। तो सोचो अकबर ऐसे ऐसे कितने लोगों को अपने यहाँ प्राश्रय। आज भी आप अगर फतेहपुर सीकरी जाओगे ना, तानसेन भवन है वहां, मतलब उसके रहने के लिए भवन बना रखा था फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके। इसका मतलब ये लोग काबिल लोगों को उस जमाने में अपने यहाँ आश्रय देते थे। आप सबने नाम सुना होगा हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन के दरबार में कौन था? वो बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित लिखी है ना। ऐसे हर्षचरित लिखने का सारा खर्चा, उसके परिवार का खर्चा, उसको रहना खाना पीना, उसको आराम की जिंदगी, सब राजा दिया करते थे। तो आपके देश में राजा उस जमाने में काबिल लोगों को क्या दिया करते थे? आश्रय। आप आज देखो, आज की डेट में आश्रय के नाम पे किसी को कुछ मिलता थोड़ी ना है। आपके देश में बहुत बढ़िया कवि हो सकते हैं पुराने टाइम जैसे, लेकिन कवि बनने से पैसा नहीं कमा सकते। कवि बनने के बाद उनका घर कैसे चलेगा? उनके बच्चों की फीस कौन भरेगा? उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? बूढ़े माँ बाप की केयर कौन करेगा? पहले पुराने जमाने में कवि है ना, तो निश्चिंत है कि अगर मैं अच्छा कवि हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, तो मेरे घर परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का, मेरे माँ बाप का, सबका खर्चा राजा अपने आप देगा। आज आपके देश में कवि सिर्फ वो चलता है जिसके पास कमाई का ऑलरेडी कोई साधन हो। जब भी कविताओं का इस तरह का वो होता है ना मंचन, तो आप देखना मैक्सिमम कवि या तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे या अपना कोई काम धंधा करते होंगे, क्योंकि कवि बनने से अकेले से आपका घर नहीं चलेगा। ऐसे ही जितने लोग इस तरह के काम करते हैं, पेंटिंग और ये सब, अगर वो किसी अच्छी जॉब में हैं तो उनकी चीजें चलती हैं। अगर बेचारे वो बस उसी लेवल पे है ना, तो इक्का दुक्का होता है जो फेमस होता है। हर कोई एमएफ हुसैन नहीं बनता। अब इन बेचारों का कोई आश्रय नहीं रहा, इसलिए धीरे धीरे देखो सारी कलाएं खत्म हो गई और धीरे धीरे आदमी को लगने लगा बस पढ़ना और कमाना, पढ़ना और कमाना। पहले इतने लोग थे जो अलग अलग चीजों में अपना हाथ पैर कोशिश करते थे कि क्या पता हम कहाँ पहुंच जाएं, और था भी ऐसा। तो ये सब बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। ये टिक कर लो। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे, तो विद्वानों, धर्म गुरुओं, फकीरों आदि की सहायता करते थे। ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन शासकों के अधिकार छीन लिए तो ये संरक्षण समाप्त हो गए और इस पर आश्रित लोगों की आय छिन गई। आज भी तुम्हें पता है ये कविता पाठ और ये सब चीजें, ये तो कुछ लोग अभी भी स्पॉन्सर्स हैं। जब भी कभी तुम्हारे शहर में ऐसी होर्डिंग होगी ना कि भाई ये वाले कवि आ रहे हैं, तो देखना उसमें लिखा होगा स्पॉन्सर्ड बाय, ऐसा देखा होगा ना तुम लोगों ने, या लिखा होगा पावर्ड बाय। ये पावर्ड और स्पॉन्सर्ड जिस दिन खत्म हो गए ना, उस दिन कोई कवि नहीं बन पाएगा। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है इन्होंने पैसा लगा दिया। किसी कवि को अगर आप यूपी से यहाँ बुला रहे हैं तो वो बेचारा अपनी जेब से पैसा खर्च करके कैसे आएगा? उसको यहाँ आने के लिए एरोप्लेन में अगर वो बैठ के आएगा, किसी होटल में स्टे करेगा, तो उसको खर्चा तो चाहिए। इसीलिए आप जितने कवियों को बुलाएं, आप जितने लेखकों को बुलाएं, उन सबको बेचारों को खर्चा देना पड़ता है। नहीं दोगे तो वो कब तक ट्रेवल करेंगे? एक आदमी कितनी बार ट्रेवल करके जाएगा अपनी जेब से? अब ये जो पावर्ड और स्पॉन्सर्ड है ना, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग वो हैं जो जिंदा रखे हुए हैं कवियों को या संगीत वाले लोगों को। जिस दिन ये स्पॉन्सर्ड और पावर्ड बाय वाले हट गए, उस दिन आप देखोगे सब कुछ खत्म हो गया, और बहुत हद तक तो खत्म हो ही गया। अब कहाँ लोग कवि रह गए? अब आप देखो आपकी पीढ़ी में, पुराने टाइम में जो आपके दादा परदादा की पीढ़ी थी, तो लोग सांग करने
को बड़ी बात मानते थे। और एक टाइम था जब सांग करने वालों की कीमत, लेकिन बीच में तो बहुत बढ़ गई थी। धीरे धीरे चीजें फिर खात्मे की तरफ हैं। अब आपकी पीढ़ी में कहाँ लेखक हैं, कहाँ कवि हैं, क्योंकि पता है कि इससे पेट नहीं भरना, पेट भरने के लिए पढ़ाई करके रोजी रोटी कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। तो जो ये काबिलियत थी ना, ये सब अब इन किताबों में दब के रह जाती है। खिलाड़ियों का तो फिर भी थोड़ा सा प्रोत्साहन अब मिलने लग गया, जब से ये हरियाणा के कुछ लोगों ने भाई नाम कमा लिया। तो बहुत सारे पेरेंट्स चलो ठीक है कोई नहीं खेल लेगा, लेकिन आज से 20 साल पहले जब तुम लोग पैदा हुए थे, बहुत छोटे थे, तो खेलने वालों को पीटा जाता था। ये थोड़ा सा सिनेरियो अब बदला है, क्योंकि अब लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो देखो क्या कहते हैं। धर्मोपदेशकों, अगला पॉइंट है, पंडितों और मौलवियों ने विदेशी शासन के प्रति घृणा पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम सब कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे इनसे चिढ़ते थे हमारे लोग। अगला अंडरलाइन करना, अंग्रेजों और भारतीय लोगों के बीच कोई सामाजिक संबंध या संपर्क नहीं बना। अब इसको बोर्ड पे देखो। अभी मैंने तुम्हें मानबाई की कहानी बताई। मानबाई किसकी बहन थी? मान सिंह की। और मान सिंह था राजपूत राजा। किसने अपने बेटे की शादी राजपूतों में करवाई थी? इसका सबसे बड़ा बेटा जहांगीर था ना। अकबर ने अपने सबसे बड़े और काबिल बेटे, अपने आप से रख के देखो, अपने बेटे की शादी कोई भी माँ अच्छे घर में करना चाहते ना, कोई नहीं चाहते नालायक से शादी हो जाए। अब अकबर ने जहांगीर की शादी उस जमाने में राजपूत परिवार में की। तो अकबर ने राजपूतों के साथ जो रिश्ता कायम किया, उसमें अकबर ने अपना मान समझा, बेइज्जती नहीं मानी, वरना क्यों करवाता शादी। तो सोचो, अकबर इंडियन बहुत हद तक तो बन ही गया। बेशक इनका विदेशी खून था, लेकिन ये इंडियन ही तो बन गए। आगे जो इनका बेटा पैदा हुआ, उसकी माँ, जो आगे ये लड़का जो मैंने बताया आपको, जिसने फिर किसका मर्डर करने का प्लान बनाया? जहांगीर का। ये राजकुमार तो था ही। तो राजकुमार है तो इसका मतलब राजा के ये मान रहे हैं जीन्स आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसकी माँ क्या है? राजपूत लड़की, हिंदू लड़की। यहाँ ना इतनी मिक्सिंग हो गई है कि हम सब अपने आप को फाइनली भारतीय मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, पता ही नहीं चला। मरियम नाम की कितनी सारे इनकी वाइफ्स का नाम मरियम था, किसी का नाम कोई, मतलब ये ईसाइयों में भी शादी कर रहे हैं, हिंदुओं में भी। हम सब फाइनली भारतीय बन गए। पर एक भी बड़े नामी गिरामी अंग्रेज ने किसी इंडियन के साथ शादी नहीं की, यानी हमारे साथ मिक्स नहीं हुए। ये अपने आप को अलग ब्रीड मानते थे। इसीलिए हम लोगों ने, जो पुराने वाले थे ना, इनसे कभी चिड़ नहीं दिखाई। हमने बादशाह को अपना मान लिया, कभी हमारे थे ये भी विदेशी, कोई अपने नहीं थे। इससे पहले दिल्ली सल्तनत भी विदेशी थी। लेकिन इनको अगर देखो तो इनको शादी ब्याह या इस तरह की कोई इंडियंस के साथ इन्होंने कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं बनाया अपना कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं, इसीलिए हम इनको अपने से अलग मानते रहे। अगला पॉइंट देखो, वही बताता है, अंग्रेजों और भारतीय लोगों के बीच कोई सामाजिक संबंध या संपर्क नहीं बना। इन्होंने कभी हमारे यहाँ शादी ब्याह नहीं किए। उनका चरित्र विदेशी बना रहा। इसके विपरीत वे प्रजातीय श्रेष्ठता की धुन, इसको टिक कर लो, वो तो मानते ही थे कि हम तो भैया व्हाइट्स हैं, हम वैसे ही श्रेष्ठ हैं, ये इंडियंस तो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो श्रेष्ठता की धुन, भारतीयों के साथ अपमानजनक और धृष्टता पूर्वक बर्ताव करते रहे। तो हम इनको कभी अपना मान ही नहीं पाए। जबकि अकबर जैसे बड़े राजा ने अपने सबसे बड़े और काबिल बेटे की शादी ही इंडियन के साथ, राजपूत की बेटियों के साथ कर दी। नेक्स्ट पढ़ना, एक पॉइंट छोड़ के अगला। पहला अफगान युद्ध, ये कई युद्धों में हारे, फिर हमें लगा इनको हम हरा सकते हैं। प्रथम अफगान युद्ध, अंगल सिख युद्ध और क्रीमियाई युद्ध में अंग्रेज सेनाओं की पराजय ने उनकी अजेयता, मतलब ये कभी हारेंगे नहीं, के मिथक को तोड़ दिया। अब हमें लगने लगा कि ये भी हार सकते हैं, दुनिया इनको भी हरा सकती है। तो ये कुछ युद्धों में हार गए। एक बार बोर्ड पर एक युद्ध का नाम आया, उसको सुन लो। एक वॉर लिखी हुई, क्रीमियन वॉर, इसे कहते हैं क्रीमिया युद्ध। इसको थोड़ा सा सुन लेना, कई बार आता है ये 1854 में लड़ा गया था। और इस युद्ध में एक महिला बहुत फेमस हुई थी। युद्ध तो लड़ा गया था देशों के बीच, लेकिन इस युद्ध के जनरल जो ताकतवर लोग थे वो फेमस नहीं हुए। यहाँ एक औरत फेमस हुई, और वो औरत पेशे से नर्स थी। उसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये क्यों फेमस हुई? क्योंकि क्रीमिया युद्ध में दिन में लड़ाई होती है, रात में सब अपने अपने टेंट में वापस लौट जाते हैं। तो क्रीमिया युद्ध का जहां ग्राउंड था ना, यहाँ मान लो एक सेना के टेंट इस तरफ लगे हुए हैं, एक सेना के टेंट इस तरफ, यहाँ ये लड़ते थे बीच में। तो यहाँ से जो ठीक ठाक लोग थे वापस चले जाते, और जो यहाँ लाश पड़ी हुई है पड़ी रहती थी। तो लाश या कोई जिंदा आदमी है, फिर एक तरफ इकट्ठा कर देते। तो कोई संभालता नहीं था। कई बार ऐसा होता था कोई घायल है, और अगर उसको फर्स्ट एड मिल जाती है तो क्या पता वो जिंदा बच जाए, लेकिन यहाँ कोई संभालता था नहीं। तब ये औरत, जिसको इन लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था, ये बेचारी पेशे से नर्स थी, ये शाम को जैसे ही दिन ढलता यहाँ ग्राउंड में आती, उस लड़ाई झगड़े के मारकाट के मैदान में, और ये हमेशा एक लैंप साथ रखती, क्योंकि रात में दिखता नहीं था, यहाँ कोई उस जमाने में स्ट्रीट लाइट और ये तो थे नहीं। तो ये अपना एक लैंप लाती और हर एक लाश के पास से गुजर के देखती कि कोई, क्या पता कोई जिंदा बैठा हो, क्या पता कोई जिंदा बेचारा अधमरा पड़ा हो। और जहाँ इसको जो मिल जाता ना, बिना ये सोचे कि ये भाई फ्रांस का है या ब्रिटेन का है, ये उसकी केयर करती, उसको फर्स्ट एड जितना हो सकता संभालती, और इसने बहुत लोगों की जान बचाई। तो लोगों ने इसका नाम रख दिया द लेडी विद द लैंप, विद द लैंप, क्योंकि ये रात में लैंप के साथ आती थी। फिर सब इसकी इतनी इज्जत करने लग गए, क्योंकि इसने कभी सोचा ही नहीं कि लड़ने वाले किस देश के हैं। इसको बस ये था कि मेरा पेशा नर्स का है और मुझे इनकी जान बचानी है। फेमस है ये हिस्ट्री में, द लेडी विद द लैंप। कौन है ये? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किस युद्ध से फेमस है ये? क्रीमियाई वॉर, क्रीमियन वॉर। ये ऊपर एक लाइन में लिख लो, यहाँ लिखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ब्रैकेट में नर्स लिख लेना, क्योंकि कई बार पेशा भी पूछा गया एग्जाम्स में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स, द लेडी विद द लैंप, ये इसका उपनाम है। जैसे हम महात्मा कहते हैं गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं द लेडी विद द लैंप।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्रीमियन वॉर लिख लेना, क्रीमिया का युद्ध हुआ था, ये ब्रिटेन, फ्रांस और इनके यार दोस्त आपस में लड़े थे, यूरोप में हुआ था क्रीमिया युद्ध, ये यूरोप में ही थी, फ्रांस की। चलो इसके बाद क्रीमिया युद्ध हो गया, ये हमने हिस्ट्री से फिर जनरल इसको जोड़ लिया। अब वापस आ जाओ, क्रीमिया युद्ध के बाद अंग्रेज सेनाओं की पराजय ने उनकी अजेयता, इनका सिद्धांत था अजेयता का, पता है क्या कहते थे, हम धरती पे कभी हारेंगे नहीं, और ये कह के हमारे दिमाग में बैठा दिया कि ये अजेय हैं, हम मन से ये मानने लग गए कि भैया ये नहीं हारेंगे, और जब हम मन से ये मान लेंगे कि ये नहीं हारेंगे तो हम लड़ने से हमेशा डरेंगे, जबकि इन युद्धों ने बताया कि ये भी हार सकते हैं और ऐसे कोई अजूबा नहीं है इनको हराना। नेक्स्ट पॉइंट में टिक करना, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप, इसको थोड़ा सा समझ लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड पे देखो एक बार। 1757 में हिस्ट्री में एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, ये युद्ध हुआ ही नहीं था, ये मैंने आपको बताया था, ये युद्ध, ये झूठी लड़ाई थी, 300 सैनिकों, मतलब कहीं ना कहीं गद्दारी थी। इसके बाद 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि और आपका पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं इनके चंगुल में आ गया। ये एक अवध की बात करें ना, अब ध्यान से सुनो, इस बक्सर के युद्ध में 3 राजा इकट्ठे होकर लड़े थे, एक बंगाल का था, एक अवध का था, और एक दिल्ली में जो ये बहादुर शाह जफर और ये सब इनका खानदान था, ये लोग थे। ये 3 बहुत ताकतवर माने जाते थे। बंगाल बहुत रिच स्टेट था, बहुत ज्यादा रिच। बंगाल को कहते थे कामधेनु गाय। कामधेनु गाय पता है, आपने कई बार देखा होगा, कहीं कहीं गाय का ऐसा वो होता है, उसको लोग गिफ्ट भी करते हैं। वो गाय वास्तव में कामधेनु गाय का सिंबल है, और ऐसा माना जाता है कामधेनु गाय के सामने आप जो विश करेंगे ना वो पूरी होगी। 2 चीजें इंडिया में ये इतिहास मतलब वैदिक काल में थी, एक तो कल्प वृक्ष है कि जिसके सामने जाके आप जो मन में मांग लेंगे वो पूरा होगा, और एक कामधेनु गाय। तो बंगाल को कहा जाता था कामधेनु गाय। इतना पैसा था, इतना पैसा कि ये कभी बंगाल गरीब नहीं सुना था किसी ने, बहुत ज्यादा रिच था। दिल्ली की बात करें तो भैया बादशाहों की नगरी थी, तो बहुत पैसा यहाँ भी रहा होगा। अवध भी अच्छा खासा रिच था, यूपी का इलाका था अवध का। तो ये 3 बहुत ताकतवर पैसे वाले एरिया थे, दिल्ली, अवध और बंगाल। ये तीनों इकट्ठे हुए और इन तीनों के पास खूब पैसा और बड़ी सेना है, और इनकी टक्कर में एक छोटी सी सेना लेके आया है बीईआईसी। लेकिन बीईआईसी इस बार सच में जीत गया और ये तीनों हार गए। बंगाल के राजा का इन्होंने मर्डर कर दिया, दिल्ली के राजा से संधि कर ली, और अवध के राजा से भी संधि कर ली। अवध के राजा ने, मुस्लिम था वो, उसने कहा आज के बाद बस, आज तो हो गई जो हो गई लड़ाई, आज के बाद हम आपके खिलाफ कभी लड़ेंगे नहीं। यानी अवध पूरी तरह से किसके साथ दोस्ती निभाने लग गया, बीईआईसी। इन्होंने कभी फिर गलत कुछ नहीं किया इनके खिलाफ। सोचो 1764 से और 1856 तक, तो ध्यान से देखें तो लगभग 100 साल तो हो गए भाई। 1764 से 1864 आने वाला है, 100 साल से अवध किसके प्रति अच्छे मन में भाव रखे, बीईआईसी। लेकिन कितनी अजीब बात है, बीईआईसी के डलहौजी ने इस पे भी ब्लेम लगा दिया कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा। इन्होंने उठते जागते सोते बैठते सिर्फ और सिर्फ बीईआईसी का नाम जपा था 1764 के बाद। लेकिन जिसने इतना करके दिया बीईआईसी को, बीईआईसी ने इस पे ही ब्लेम लगा दिया और कहा नहीं ठीक काम नहीं कर रहा, ये कुशासन कर रहा है। जब अवध पे ये आरोप लगा ना, तो पूरे देश को लगा कि भैया जो इतना मन से इनके लिए काम कर रहा था 100 साल से, जब ये उसके सगे नहीं है तो ये किसी के सगे नहीं है। और तब बीईआईसी की सच्चाई, असली चेहरा सामने आ गया। अवध के लोगों को भी धक्का लगा कि यार हमने तो 100 साल में कभी इनके खिलाफ कोई स्टेप भी नहीं लिया। और अवध की बड़ी बात क्या थी, अवध से बहुत ज्यादा सैनिक इन बीईआईसी की सेना का पार्ट थे। उन लोगों को सच में धक्का लगा कि हमने सेना में इनकी हेल्प की, हमने पैसा इनको कमा के दिया, लेकिन ये हमारे सगे नहीं बने। तो ये डिफरेंस था अंग्रेजों में और बाकी सब में। जैसे मैंने आपको बताया, ये अकबर था, इसने अपने आप को इंडियन ही तो माना, अपने सबसे चहीते बेटे की शादी इंडियंस में से कर दी। लेकिन यहाँ देखो 90-100 साल इनके तलवे चाटने के बावजूद इन्होंने क्या कहा कि ये ठीक से राज नहीं कर रहा, इसको अपनी प्रॉपर्टी बना लो, वही बता रहे हैं। तो ये अवध बहुत, मतलब ये बुरा माना था अवध के लोगों ने और सब ने। देखना इसमें टिक करना, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर, ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर, इसको टिक कर लो। पूछेंगे कुशासन, भाई अच्छा राज नहीं कर रहे, किस पे आरोप लगाया है, अवध, जो तुम्हारे 90 साल से तुमसे कभी उल्टा बोला भी नहीं। लगाकर आगे बस पढ़ना, ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया, जिसकी पूरे भारत में खास तौर पर अवध में तीखी प्रतिक्रिया हुई। डलहौजी के इस कदम से कंपनी के सिपाही नाराज हो गए, क्योंकि इन सिपाहियों में 75,000 अवध के थे। तो सोचो सेना में कितना बड़ा योगदान कौन दे रहा था, अवध। टैक्स इनको दे रहा था, सेना में इनको पकड़ा रखे थे 75,000 आदमी, तब भी बोले ठीक से काम नहीं करते। आगे पढ़ना, अवध के विलय से उनके परिवारों के पास जो जमीनें थी उन पर उन्हें अधिक कर चुकाने से उनकी आय घट गई। तो सब दुखी हो गए कि भैया जब ये अवध के भी नहीं है ना, तो ये किसी के नहीं है। आगे पढ़ना, राज्य हड़पने की नीति डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स ने नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जैसे अनेक शासकों को अंग्रेजों का दुश्मन बना दिया। अंग्रेजों ने नाना साहब, ये बाजीराव सेकंड के दत्तक होता है गोद लिया हुआ बेटा, तो गोद का तो रस्म मानते ही नहीं थे ये, पेंशन देने से इनकार कर दिया। बोले तुझे पेंशन क्यों दे, तू उसका बेटा थोड़े, तो गोद लिया हुआ बेटा है। और उसको अपनी पैतृक राजधानी पूना से बहुत दूर कानपुर में रहने पर बाध्य किया। इसी प्रकार झांसी को
हड़प कर अंग्रेजों ने स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई को भड़काया, तो नाना साहब को दुखी किया, झांसी की रानी को दुखी किया, किस पे कुशासन का आरोप लगा दिया, तो चारों तरफ से नेगेटिविटी फैल गई। नेक्स्ट देखना, 1849 की डलहौजी की घोषणा, बहादुर शाह जो कहाँ बैठा हुआ था, दिल्ली में, लाल किला, इनके तो दादा परदादा का था। बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के एक बहुत छोटे निवास स्थान में रहना होगा। ये किसने कही है? डलहौजी ने बात। और 56 में कैनिंग जो उस टाइम का वो ये था, क्या बोलते हैं इसको, गवर्नर जनरल, ये क्या कहता है, इसने घोषणा की बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। तो एक तरह से बेइज्जती हो रही है कौन से लोगों की? भाजसा। और भाजसा का तो इतिहास में बहुत बड़ा नाम था। अगला पॉइंट देखो, ईसाई मिशनरी ये अपना धर्म बढ़ा रहे हैं। कौन से लोग हैं ये? ईसाई धर्म वाले, ये अपना धर्म बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें चौथी लाइन में टिक करना, या सेकंड लाइन भी पूछ लो, देख लो, लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करते और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म पर सार्वजनिक रूप से तीखा और भोंडा प्रहार करते, मतलब हिंदू मुसलमानों की बुराई और हम बहुत अच्छे हैं। इन्होंने जब कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया तो जनता को अपने धर्म के नष्ट होने का खतरा नजर आया। तो कहीं ना कहीं धर्म पे भी बात आ गई। कौन लोग अपना धर्म बढ़ा रहे थे? ईसाई। जो ईसाई थे, इनके जो पादरी और ये सब थे, ये सब अपना धर्म बढ़ा रहे थे। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।